आज हम लोग अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है, देखिए, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष, जो 100% कर मुक्त है, में 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये, जिसका 50% क्या है, कर मुक्त है, दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1,00,000 रुपये तक कर मुक्त हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये प्रश्न को बार बार पढ़ना है जब तक ये प्रश्न आपको समझ में ना आ जाए। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए, देखिए, 3 कलर के पेन का उपयोग किया है, ब्लू, रेड और ग्रीन। ये क्या है, इसको समझिए। तो ब्लू कलर में स्टार्टिंग में जो लिखा है उसको देखिए। वित्तीय वर्ष 13-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है, 4,10,000 रुपये। तो ये 4,10,000 जो है, प्रश्न में दिए गए शासकीय कर्मचारी की 1 साल की कमाई है। इसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक आय। क्या बोलेंगे, वार्षिक आय। तो जो कर्मचारी प्रश्न में दिया गया है उसकी 1 साल की कमाई कितनी है, 4,10,000। तो दिए गए कर्मचारी की वार्षिक आय कितना हो जाएगा, 1 साल की कमाई कितना हो जाएगा, 4,10,000। अब देखिए, कर्मचारी की 1 साल की कमाई ब्लू पेन में लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए रेड पेन में क्या लिखी हुई है। रेड पेन में लिखा है कि वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में, 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में और 25,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, लिखा है। कहने का मतलब वो साल भर में ये तीनों में क्या करता है, बचत करता है। 4,000 रुपये प्रति महीने किसमें, सामान्य भविष्य निधि में, 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में और 25,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में। कहने का मतलब 1, 2 और ये 3 तीनों जगह वो क्या करता है, बचत करता है। कहने का मतलब जमा करता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है क्या आ जाएगा, उसका वार्षिक बचत आ जाएगा। 1 साल में वो कितना बचाता है वो है। इसके बाद देखिए ग्रीन कलर में क्या लिखा है, प्रधानमंत्री राहत कोष। प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना दान देता है, देखिए 20,000 रुपये। और वृद्धा आश्रम में कितना दान देता है, 12,000 रुपये। तो ये 20,000 और 12,000 रुपये वो कहाँ से दान देता है, तो ये जो 4,10,000 रुपये कमाता है, इसी राशि में से 20,000 को कहाँ दान करता है, देखो, तो 20,000 को दान करता है वो जो है आपके प्रधानमंत्री राहत कोष में। और 12,000 को किस में दान करता है, तो 12,000 को वृद्धाश्रम में दान करता है, ठीक है। लेकिन 12,000 वृद्धाश्रम में दान करेगा, उसका 50% ही कर मुक्त है, ठीक। और जो प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपये देता है, उसका 100% कर मुक्त है। इस बात को आप याद रखना, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नीला कलर में जो लिखा है वो कर्मचारी के 1 साल की कमाई है। लाल कलर में जो लिखा है वो उस कर्मचारी के 1 साल का बचत है। और हरा कलर में जो लिखा है वो उस कर्मचारी का क्या है, तो दान की हुई राशि है। इतना चीज़ आपको सबसे पहले समझना है, ठीक। अब चलिए इस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। प्रश्न में देखिए क्या दिया है, शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मतलब 1 साल की कमाई। तो सबसे पहले लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, देखिए दिया है, ठीक। क्या दिया है, कर्मचारी, ये कर्मचारी का वार्षिक आय। ये वार्षिक आय मतलब क्या होता है, 1 साल की कमाई बराबर कितना है, तो 4,10,000। तो यहाँ लिखेंगे 4,00,000 और ये 10,000 रुपये, ठीक है। ये लिख लिए, 1 साल की कमाई है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, कहाँ कहाँ दान करता है, देखो हरा कलर को देखो, कहाँ कहाँ दान करता है,
तो वो दान करता है प्रधानमंत्री राहत कोष में, और किस में दान करता है? वृद्धाश्रम में। तो यहाँ लिखेंगे दान की गई राशि, ये दान की गई राशि। तो दान की गई राशि क्या है देखिए, तो पहला है प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री राहत कोष, ये प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई, ये है ना, दी गई राशि, या इसी को हम दी गई राशि को दान की गई राशि भी बोल सकते हैं। तो कितना दान करता है? तो 20,000 रुपये। ये देखिए, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और ये 10,000, ये 20,000 रुपये दान करता है। और ये क्या है? तो 100% कर मुक्त है। ठीक, इसके बाद दूसरा कहाँ दान करता है? तो वृद्धाश्रम में। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है, देखिए प्रधानमंत्री राहत कोष, ये इसमें 20,000 रुपये, तथा वृद्धाश्रम में कितना? तो 12,000 रुपये। तो दूसरा लिखेंगे वृद्धाश्रम, ये वृद्धाश्रम, ये है ना, में दी गई राशि, ये तो वृद्धाश्रम में दी गई राशि कितना है? तो ये राशि है आपका 12,000 रुपये। कितना है? 12,000। लेकिन इसका 50% ही कर मुक्त है ये, इसलिए इसका 50% निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा? ये 12,000 का मतलब गुणा होता है और ये 50/100 हो जाएगा। तो ये इससे और ये इससे कैंसिल हो गया। तो कितना जीरो है? देखिए 2 जीरो, ये और 12 पंचे कितना होता है? 60। तो कितना आ गया? 6,000 रुपये। ठीक, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपये जमा करता है या दान करता है, और वृद्धाश्रम में कितना? 6,000 रुपये। ठीक है, तो कुल दान की गई राशि ज्ञात करेंगे। यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? कुल दान की गई राशि, ये तो कुल दान की गई राशि कितना हो जाएगा? तो 20,000 रुपये किस में है? प्रधानमंत्री राहत कोष में। और वृद्धाश्रम में कितना है? 60,000। तो कुल दान की गई राशि बराबर हो जाएगा आपका ये 20,000 रुपये, ये और धन हो जाएगा ये 6,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए कुल दान की गई राशि, ये की गई राशि कितना आ जाएगा? तो ये कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000, और ये कितना है? 6,000। तो ये टोटल हो जाएगा 26,000 रुपये। ये कितना हो जाएगा? 26,000। ठीक, तो 26,000 रुपये क्या करता है? वो कुल दान करता है। ठीक है, ये देखिए कुल दान की गई राशि कितना है? 26,000 रुपये। ठीक, अब 1 साल की कमाई कितनी थी? तो 1 साल की कमाई था उसका 4,10,000। ठीक है, अतः देखिए ये, अतः ये कर्मचारी का शेष आय, ये शेष आय, कर्मचारी का 1 साल का कमाई कितना था? 4,10,000। उसमें से 26,000 को क्या कर दिया? दान कर दिया। तो कर्मचारी का शेष आय क्या हो जाएगा? तो वार्षिक आय, ये देखिए वार्षिक आय, और ऋण क्या हो जाएगा? तो ऋण हो जाएगा कुल ये दान की गई राशि हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखिए कर्मचारी का शेष आय, ये तो शेष आय बराबर कितना हो जाएगा? वार्षिक आय। तो उसकी 1 साल की कमाई कितनी थी? तो 1 साल की कमाई थी 4,10,000 रुपये ये, और 4,10,000 रुपये में से वो दान कितना कर दिया? 26,000 रुपये ये। ठीक है, तो 4,10,000 1 साल में कर्मचारी कमाता है, जिसमें से 26,000 को दान कर देता है। तो उसका शेष आय कितना हो जाएगा? तो ये देखिए कर्मचारी का शेष आय, ये तो कर्मचारी का शेष आय हो जाएगा 4,10,000 ऋण 26,000। तो इसमें घटा दोगे आप, तो ये आ जाएगा 3,84,000। ये तो कर्मचारी का शेष आय 3,84,000 हो गया। ठीक, 1 साल में वो कमाता कितना है? 4,10,000।
उसमें से 26,000 को क्या कर देता है, दान कर देता है। ठीक है, तो कितना बच गया उसका शेष आय, 3,84,000। अब हम देखेंगे साल भर में बचाता कितना है, तो इसको बोलेंगे वार्षिक बचत। ठीक है, तो किस में बचाता है, देखिए साल भर में किस में जमा करता है। तो पहला है सामान्य भविष्य ये निधि, सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि। ठीक, तो वो हर महीने कितना जमा करता है, 4,000 रुपये। ठीक, लेकिन हमको 1 साल का ज्ञात करना है, इसलिए 12 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये 1 महीने में जमा राशि है और हमको 1 साल का निकालना है, तो 12 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 4,000 गुणा 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48,000 रुपये। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 48,000 रुपये। ये सामान्य भविष्य निधि में 1 साल में जमा राशि है। दूसरा किस में जमा करता है, देखो तो जीवन बीमा प्रीमियम में, तो ये जीवन बीमा, ठीक है, प्रीमियम, ये प्रीमियम में जमा राशि। ठीक है, तो जीवन बीमा प्रीमियम में कितना जमा करता है, तो ये सीधा 24,000 रुपये एक साथ जमा कर देता है 1 साल का। अब तीसरा है हमारे पास, तो तीसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा राशि। ये राष्ट्रीय बचत ये पत्र में जमा राशि। ये तो राष्ट्रीय बचत पत्र में कितना जमा करता है साल भर में, तो इसमें जमा करता है 1 साल में सीधा 25,000 रुपये जमा कर देता है ये। ठीक, अब देखिए 3 जगह जमा करता है, तो अगर हम 1 साल का पूरा वार्षिक बचत निकाले तो क्या बोलेंगे, कुल वार्षिक ये बचत बोलेंगे ये। ठीक है, तो कुल वार्षिक बचत क्या हो जाएगा, तो कुल वार्षिक बचत में ये सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि, ये उसके बाद जीवन बीमा प्रीमियम में जमा राशि और राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा राशि, ये तीनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 48,000 रुपये, ये धन 24,000 रुपये हो जाएगा ये, और धन हो जाएगा 25,000 रुपये ये। ठीक है, तो ये सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुल वार्षिक बचत। ये तो कुल वार्षिक बचत कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तीनों को, तो ये हो जाएगा 97,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए आपको प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न को समझिए आप। प्रश्न में क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। फिर बोला है सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है बोल रहा है। तो ये बचत आया ना, सभी बचत, तो सभी बचत कितना आया, 97,000। तो ये 97,000 पूरा कर मुक्त रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए कर्मचारी का आय कितना हो गया है 1 साल का, 3,84,000, और उसको छूट कितने में मिल रहा है, कितने तक मिल रहा है छूट उसको, 97,000 तक। तो इतना उसका 1 साल की कमाई है और इतना उसको वार्षिक बचत में क्या मिल गया, छूट मिल गया। ठीक है, तो अब ये 3,84,000 में से 97,000 की राशि पर क्या मिल गया, इसको छूट मिल गया। ठीक, तो बाकी राशि को कैसे ज्ञात करेंगे, और बाकी राशि क्या बोलेंगे, तो बाकी राशि को अपन बोलेंगे कर योग्य आय। क्या बोलेंगे, कर योग्य आय। ये देखो कर योग्य आय मतलब कितनी राशि पर उसको कर लगेगा, तो कितनी राशि पर कर लगेगा, तो कर्मचारी का शेष आय। ये देखो कर्मचारी का ये शेष आय। ठीक है, ऋण क्या हो जाएगा, कुल वार्षिक बचत ये हो जाएगा। ठीक है, कर योग्य आय। तो ये देखिए कर योग्य आय बराबर कर्मचारी का शेष आय कितना है, देखो 3,84,000 रुपये है ये। ठीक, और वार्षिक बचत कितना है उसका, 97,000 रुपये है ये। तो कर योग्य आय ज्ञात करने के लिए जो कर्मचारी का शेष आय है उसमें कुल बचत को क्या कर देंगे, या वार्षिक बचत को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये देखिए कर
योग्य, ये है ना आय, कितना आ गया कर योग्य आय, तो कर योग्य आय आ गया आपका, इसमें इसको घटा दोगे आप, ठीक है। तो घटाने से कितना आएगा, 2,87,000 रुपये आएगा। ये कर योग्य आय है। अब देखिए कर का अपने को अब क्या करना है, निर्धारण करना है। तो कर का निर्धारण कैसे करते हैं, तो कर का निर्धारण करने के लिए अपने को देखो टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आयकर दरें निम्नानुसार हैं, ठीक। ये क्रमांक है, ये कर योग्य सीमा है और ये आयकर की दर है। तो ये देखिए 2 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई आयकर नहीं लगेगा। उसके बाद 2,01,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक आपको कितना लगेगा, 10%, ठीक है। और आपका जो कर योग्य आय है वो कितना है देखिए, तो आपका कर योग्य आय कितना है, तो आपका कर योग्य आय है 2,87,000। तो ये 2,87,000 किसके बीच में आ रहा है, देखिए ये 2 लाख से ज़्यादा है, मतलब 2,01,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक इसके बीच में आ रहा है, ठीक। तो ये देखिए ये जो 2,87,000 है, इसके 2 लाख पर आपको क्या कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो अब आयकर की गणना करेंगे, ये देखिए किसकी गणना करेंगे, आयकर की। तो 2,87,000 रुपये है, तो इसमें का जो शुरुआत का 2 लाख है उस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो उसको लिखेंगे, ये देखिए 2 लाख ये, ठीक है, रुपए तक कितना है, टैक्स कितना है, 0 है। तो इसमें का 2 लाख इसमें आ गया। अब धन करके लिखेंगे, इसमें बचा कितना, 87,000 बच गया। तो 87,000 को कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2,87,000 ये, ठीक है। ऋण क्या कर देंगे, तो ऋण कर देंगे ये 2 लाख ये, ठीक है। ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये का कितना प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 10%। इसको फिर से लिख लेते हैं, देखो अच्छे से, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आयकर बराबर क्या हुआ, ये देखिए 2 लाख रुपए तक कितना है, 0 है। उसके बाद फिर ये देखो 2,87,000 ये ऋण कितना, तो 2 लाख ये, ठीक है। का कितना प्रतिशत आया, 10% ये, ठीक। तो आयकर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो आयकर बराबर हो जाएगा 2 लाख तक 0 है, इसमें का 2 लाख ना, तो 2 लाख तक 0 है मतलब 0 लिख दिए। अब 2,87,000 ऋण 2 लाख, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 87,000 बचेगा। इसमें 2,87,000 ऋण 2 लाख है, तो इसमें इसको घटाओगे तो 87,000 आपका बचेगा। ये का कितना प्रतिशत है, देखो 10% ये। तो आयकर बराबर कितना हो जाएगा, 0 धन 87,000 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपका आयकर कितना आया, तो आयकर आया आपका 0 धन 8700, ठीक। कितना आया, 0 धन 8700, है ना। हाँ देखिए आयकर कितना आया, 8700 रुपये, है कि नहीं। अब क्या है, तो ये जो आयकर है उस पर क्या है आपका शिक्षा उपकर। तो अब ज्ञात करेंगे शिक्षा उपकर, ये तो शिक्षा उपकर कितना है, तो आयकर का 2%, ये तो आयकर कितना है, आयकर कितना है, ये आयकर कितना आया है 8700, का माने गुणा 2% मतलब 2/100, तो ये दोनों कट जाएगा। तो 87 गुणा कितना आया 2, ये क्या है आपका शिक्षा उपकर है ये। तो शिक्षा उपकर देखो, ये शिक्षा उपकर आपका कितना आ गया, तो 87 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, 8 दूनी 16, 1 17, 174 रुपये, ठीक। अब उच्च शिक्षा उपकर भी है, तो उच्च शिक्षा उपकर, तो उच्च शिक्षा उपकर कितना है, तो आयकर का ये 1% है। तो आयकर कितना है आपका 8,700 गुणा का माने 1/100,
ये दोनों से ये कट गया तो 87 एकम 87। तो ये क्या है आपका उच्च शिक्षा उपकर है। ये कितना आ गया 87 रुपये। अब क्या ज्ञात करोगे, तो अब ज्ञात करना है कुल देय आयकर। ये आप कितना इनकम टैक्स पटाओगे, तो क्या हो जाएगा आयकर धन शिक्षा उपकर हो जाएगा। ये धन क्या हो जाएगा उच्च शिक्षा उपकर हो जाएगा। ये तो आयकर कितना आया है आपका 8,700, शिक्षा उपकर कितना आया है आपका 174 और उच्च शिक्षा उपकर कितना आया है आपका 87। तो तीनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 8,961 रुपये। ये तो ये क्या है आपका कुल देय आयकर। तो इस प्रकार से हम लोग कुल देय आयकर की गणना करते हैं। ये ठीक है।